हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये हमारा 14वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्ज़ाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्ज़ाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज़ को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज़ भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर की 3 खंडों वाली जीवनी आईन-ए-अकबरी अकबरनामा किसने लिखी थी? ऑप्शन है राजा टोडरमल, फेजी, बिरबल या अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने अकबर की 3 खंडों वाली जीवनी अकबरनामा आईन-ए-अकबरी लिखी थी। अकबर की जीवनी अकबरनामा की बात करें तो इसमें 3 भाग थे। तीसरा भाग आईन-ए-अकबरी था जिसमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम, सेना, इन सब की जानकारी दी गई है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और गुजरात या हरियाणा और राजस्थान। तो लूनी नदी फ्रेंड्स राजस्थान के अजमेर से निकलती हैं। ये पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती हैं। समुद्र में नहीं गिरती हैं बल्कि कच्छ के रण में सूख जाती हैं। इस नदी का पानी जो होता है वो खारा है, सलीन है एंड ये राजस्थान और गुजरात में बहती हैं। तो सी आंसर। धर्मसूत्रों में इनमें से क्या शामिल है? युद्ध नियम, देवी देवताओं की पूजा विधि, मंत्र और अनुष्ठान या शासकों के लिए मानदंड। तो धर्मसूत्र प्राचीन धर्मशास्त्र, एंशियंट लीगल टेक्स्ट हैं। इनमें समाज के नियम, विवाह, उत्तराधिकारी और राजा के कर्तव्यों का जिक्र होता है। शासक को कैसे होना चाहिए, न्याय कैसे देना चाहिए, ये सब धर्मसूत्रों में बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा शासकों के लिए मानदंड, नॉर्म्स फॉर रूलर्स। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के गांव दुड़मारास को UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो गुड़मारास गांव छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह गांव कंगेर वैली नेशनल पार्क के पास है। UNWTO ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए चुना है। इस विलेज को सस्टेनेबल टूरिज्म, लोकल कल्चर के संरक्षण, इनके लिए जाना जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गांव गुड़मारास को। डी आंसर। पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो पंथी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है जो कि गुरु घासीदास के अनुयायी हैं। पंथी नृत्य में नर्तक सफेद पोशाक पहनते हैं और धार्मिक भक्ति गीतों पर गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य स्पिरिचुअलिटी, सोशल इक्वालिटी का संदेश देता है। किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंबन निम्नलिखित में से किस धर्म का त्योहार है? सिख, जैन धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। तो उल्लंबन महायान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे घोस्ट फेस्टिवल या फिर एंसेस्टर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वजों का पर्व। मान्यता है कि इस समय मृत आत्माएं धरती पर आती हैं और उन्हें शांति देने के लिए भिक्षुओं को दान दिया जाता है। यह पर्व भगवान बुद्ध के शिष्य
मोदगलयान की कथा पर आधारित हैं, जिन्होंने अपनी मां की आत्मा को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान किया था। तो बौद्ध धर्म का त्योहार है। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन लें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 जीएस के वन लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन पीडीएफ्स हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा, बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल? तो संविधान के आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर पद ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है राष्ट्रपति जब चाहे बिना कोई कारण बताए उन्हें पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में कार्य करते हैं। अदर ऑप्शन देखें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो केवल महाभियोग इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल से पहले हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष को केवल लोकसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए ही हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है? गुड़ी पड़वा, बूंदी उत्सव, बोनालू या माथो नारंग? कौन सा यहाँ पर त्योहार संबंधित है? बूंदी उत्सव। राजस्थान के बूंदी शहर में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोगों द्वारा फोक डांस किया जाता है, गीत, शिल्पकला और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। गुड़ी पड़वा यहाँ पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना का त्योहार है। माथो नारंग लद्दाख में मनाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बी आंसर सही होगा, बूंदी उत्सव। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण, बेस एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ डेविएशन? क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म की 2 पार्श्व सतहें लेटरल फेजेस के बीच के कोण को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। यह वही कोण होता है जिस पर प्रकाश अंदर आता है और बाहर निकलता है। यहाँ पर सी आंसर एंगल ऑफ प्रिज्म। निम्न में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स का एग्जाम्पल है। फीस एंड फाइन्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स का एग्जाम्पल है फीस एंड फाइन्स। फीस और फाइन सरकार को मिलने वाली वो राशि होती है जो टैक्स नहीं होती है। फीस जैसे कि लाइसेंस, पासपोर्ट, इनके लिए जो देते हैं। फाइन्स जैसे कि नियम तोड़ने पर लगने वाला यहाँ पर फाइन। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। बाकी विकल्प जो दे रखे हैं सभी टैक्स रेवेन्यू के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ए आंसर। जब हम बस में ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी चलने लगती है तो हम किस ओर गिर जाते हैं? बाएं ओर, दाएं ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर? तो किस ओर गिरते हैं? पीछे की ओर। जब बस अचानक चलती है तब हमारा शरीर इनर्शिया के कारण रेस्ट रहने की कोशिश करता है, नतीजन हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो यहाँ पर पीछे की ओर, बैकवर्ड, सी आंसर। बुक 100 मोदी मंत्र, अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग किसने लिखी है? विनायक शर्मा, विवेक अग्निहोत्री, शंकर लालवानी या सचिन त्रिवेदी? किसने लिखी है बुक? शंकर लालवानी ने लिखी है। इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी, उन्होंने इस बुक को लिखा है।
यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर आधारित है। बुक 100 मोदी मंत्र शंकर लालवानी द्वारा लिखी है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स, वेल्स, प्रेरीज या पंपास? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। ये उपजाऊ जमीन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कृषि के लिए भी उपयोगी होते हैं। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को कहा जाता है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका के मैदानों को कहा जाता है। एंड पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर प्रेयरीज। नेक्स्ट है, बिंदु खान दिल्ली घराने के किस इंस्ट्रूमेंट के वादक थे? संतूर, बांसुरी, सरोद या सारंगी? किस इंस्ट्रूमेंट के सारंगी वादक थे? देखिए, उस्ताद बिंदु खान दिल्ली घराने से जुड़े एक मशहूर सारंगी वादक थे। सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे धनुष से बजाया जाता है। इसकी आवाज़ इंसानी आवाज़ जैसी होती है। उन्होंने सारंगी वाद्य यंत्र को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो बिंदु खान सारंगी वादक थे। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की, इसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और तिरंगा फहराया, या फिर डी, इसने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यह अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और तिरंगा फहराया। 1929 के इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तब यह तय हुआ कि अब भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, सीधी पूरी आज़ादी चाहिए। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को तिरंगा भी फहराया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाकी विकल्प जो है उस समय के नहीं है या फिर बाद की घटनाएं हैं। यहाँ पर इसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और तिरंगा फहराया। सी आंसर। खो खो में लाल कार्ड का क्या अर्थ होता है? वार्निंग, 5 मिनट सस्पेंशन, मैच रिजम्पशन या फिर सस्पेंशन फॉर द करंट एंड नेक्स्ट मैच, वर्तमान और अगले मैच से निलंबन। तो खो खो में लाल कार्ड का मतलब होता है वर्तमान और अगले मैच से निलंबन, सस्पेंशन फ्रॉम द करंट एंड नेक्स्ट मैच। खो खो में अगर कोई खिलाड़ी गंभीर गलती करता है तो उसे लाल कार्ड दिखाया जाता है। सीधे अभी का और अगला मैच दोनों से आप बाहर होते हो। यह सबसे सख्त सजा, सबसे सख्त पनिशमेंट माना जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऊष्मा निकलती है, हीट रिलीज होती हैं, क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडक्शन रिएक्शंस? क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जब किसी रासायनिक क्रिया में हीट बाहर निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि ईंधन जलना, फ्यूल बर्निंग। अगर हीट अंदर जाती है तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बी आंसर। जम्मू और कश्मीर में लघु हिमालय पर्वतमाला की ढलानों पर स्थित छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल, वेल्ड्स, मार्ग या डाउन्स? तो जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे हरे मैदान होते हैं पहाड़ों की ढलानों पर, उन्हें मार्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग। गर्मियों में यहाँ पर जानवर चरते हैं और ये टूरिस्ट को भी बहुत ही पसंद आते हैं। बुग्याल जो है ये उत्तराखंड के मैदान होते हैं। वेल्स साउथ अफ्रीका के मैदान है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मैदान है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या विश्वामित्र अवार्ड? तो करेक्ट आंसर है इसका अर्जुन अवार्ड। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 1972 के हाइडेलबर्ग गेम्स में उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उनकी जिंदगी पर फिल्म भी देखने को मिली हमको, चंदू चैंपियन। 2024 में उन्हें लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले वो फौज में थे, 1965 की जंग में घायल हुए थे। यहाँ पर ए आंसर। किस मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल विकसित किया है? गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? तो उम्मीद पोर्टल को विकसित किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने।
उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया है। इससे आवेदन से लेकर स्कॉलरशिप मिलने तक सब कुछ ऑनलाइन और आसान हो गया है। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन कांडला से कहां तक है? हजीरा, गोरखपुर, नामरूप या विजयनगर? तो भारत में जो सबसे लंबी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन है वो गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जाती है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 2757 किलोमीटर। ये पाइपलाइन देश के उत्तर और मध्य भारत में एलपीजी को बॉटलिंग प्लांट्स तक पहुंचाती हैं, कांडला से गोरखपुर तक। बी आंसर। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है? उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स? किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में इन इकोनॉमिक प्रोसेस और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है? इंटरमीडिएट गुड्स, सहायक सामग्री को। सहायक सामग्री वे वस्तुएं होती है जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं होती हैं, उन्हें और बदला जाता है ताकि वे तैयार माल बन सके। एग्जाम्पल के तौर पर आटा, तेल, सूत, प्लास्टिक के दाने, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इनसे रोटी, कपड़े या फिर बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब फ्रिज, टीवी, ये सब तैयार चीज़ें होती है। फिनिश्ड गुड्स जैसे कि शर्ट, चप्पल सीधे ग्राहक के लिए उपयोग की चीज़ें होती हैं। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनें, ये उत्पादन में मदद करती हैं लेकिन इन्हें और बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स। अगला है, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनाली, शिमला, पटना या लुधियाना? कहाँ पर है आलू अनुसंधान संस्थान? शिमला में है। इसकी शुरुआत 1949 में पटना में हुई थी लेकिन 1956 में इसे शिमला शिफ्ट किया गया। शिमला की ठंडी जलवायु आलू के बीजों की रिसर्च के लिए ज़्यादा सही है। बी आंसर। कौन सा संगठन वैश्विक शांति सूचकांक GPI प्रकाशित करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस या यूनाइटेड नेशन पीस काउंसिल? तो कौन जारी करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स दुनिया में शांति का आकलन करने वाला सबसे बड़ा सूचकांक है। इसे एक स्वतंत्र संगठन बनाता है जिसका नाम इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। यह संगठन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। शांति की स्थिति को 23 इंडिकेटर्स के आधार पर यह मापता है। पहली रिपोर्ट 2007 में आई थी। अगला लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का रिपब्लिकन फॉर्म किस देश से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से? भारतीय संविधान को कई देशों से आइडिया लेकर बनाया गया है। अगर हम रिपब्लिकन फॉर्म की बात करें जिसमें देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, ये कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से। इसके साथ साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व जैसे सिद्धांत भी फ्रेंच संविधान से लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति एक इलेक्टेड हेड होता है, न कि कोई राजा या फिर महाराजा। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। SSC CGL को लेकर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर GS का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।